हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन करने वाले हैं। कल की क्लास में भी हम लोगों ने सीडीपी के ही क्वेश्चन किए थे, बट वो क्या थे, पेपर 1 के थे। ये जो वो पेपर 2 के थे, ये पेपर 1 के हैं। ठीक है, पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो, क्योंकि सीडीपी क्या है, सेम है। थोड़ा सा आपको हाई लेवल का देखने को मिलता है पेपर 2 में, लेकिन बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर 1 के भी पेपर 2 में आ जाते हैं और पेपर 2 के पेपर 1 में आ जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि सिलेबस सेम है, तो आज हम लोग सीडीपी के ही क्वेश्चन करेंगे। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा। चाहे आपका पेपर 1 हो या फिर आपका पेपर 2 हो, दोनों अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा पीवाईक्यू क्वेश्चन करेंगे, फिर जो है हम लोग कंटेंट की क्लास कंटिन्यू कर देंगे। 5 बजे जो क्लास हुई है उसमें कल आपको पीवाईक्यू के क्वेश्चन की क्लास मिली होगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैप्टर वाइज भी क्लासेस हो रही हैं, प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप लोग जा करके चैप्टर वाइज भी अपना कंटेंट जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। आज जो है हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं पीवाईक्यू, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट आपको टाइम से मिल जाती है। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें कहा यह गया है कि बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम, यानी कि स्टार्टिंग में जो बच्चों का विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, उसका क्रम जो होता है वो कैसा होता है। तो पहला है सरल से जटिल की तरफ होता है, यानी कि पहले बच्चा इजी इजी सीखता है, यानी सरल सीखता है, फिर वो कठिन सीखता है। या फिर अमूर्त से मूर्त की तरफ जाता है, या फिर वैश्विक से स्थानिक की ओर आता है, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर आता है। यानी बच्चा सबसे पहले कठिन सीखता है, फिर वो है इजी इजी सीखता है। जैसे कि आप मैथ में पहले आप जोड़ घटाना सीखते हो, फिर आप 1 2 सीख रहे होते हो, फिर वो आप अक्षर पहचाना सीखते हो कि ये ए है, मतलब 1 है, ये 2 है, ये 3 है। या फिर जो है आप पहले देखते हो, हाँ ये 1 है, 2 है, 3 है, पहले गिनती सीखते हो, टेबल सीखते हो, फिर आप ऐड जो है सब्ट्रैक्शन करना सीखते हो। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, बल्कि क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होगा। तो ये कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आप नहीं जाएंगे, जनरल से जो है एसपीबी की तरफ चले जाएंगे। तो ये कहना आपका गलत हो जाएगा। वहीं पर जो है वैश्विक से जो है स्थानीय की तरफ, तो ये भी कहना गलत होगा, क्योंकि आप स्थानिक यानी पहले अपने आसपास चीज़ों को समझते हैं, फिर आप जो है थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जिस घर में आप रह रहे हैं, पहले तो आप घर के बारे में समझते हैं, फिर आस पड़ोस के बारे में जानकारी आती, फिर धीरे धीरे करके आपका जो नॉलेज है वो बढ़ता जाता है, आपकी जानकारी बढ़ती जाती है। तो ये भी कहना गलत हो जाएगा कि वैश्विक से स्थानिक की ओर, तो ये भी गलत। ठीक है, अमूर्त से मूर्त की ओर, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। ठीक है, प्राथमिक वर्षों की बात हो रही है, तो जो बच्चे हैं उन्होंने जो चीज़ कभी देखी नहीं, क्या उसके बारे में उनको नॉलेज होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। और जो चीज़ वो डेली देख रहे हैं, उनको क्या है, उस बारे में अच्छी खासी नॉलेज होगी। तो इसीलिए क्या होता है, स्कूल में ऐसे एग्जाम्पल प्रेजेंट किए जाते हैं बच्चे को ध्यान में रखते हुए कि आखिर बच्चा किस बैकग्राउंड से है, उसी हिसाब के जो है एग्जाम्पल दिए जाते हैं, जो बच्चा चीज़ों को कनेक्ट कर पाए, जो चीज़ें वो घर में आसपास माहौल में अपने देखता हो, उस वही एग्जाम्पल जो है उठाए जाते हैं, जिससे बच्चा चीज़ों को कनेक्ट कर पाए। तो मूर्त से अमूर्त की तरफ हो सकता था, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, जो चीज़ें उनके सामने पहले प्रेजेंट की जाएंगी पहले वो समझते हैं। अब ये तो नहीं जो है छोटा बच्चा है, आपने उससे कह दिया कि सेब, अब एप्पल है, अब एप्पल कैसा दिखता है, बच्चे ने कभी देखा नहीं, तो क्या उसको पता होगा कि हाँ एप्पल कैसा दिखता है? नहीं, पहले आप उसको दिखाओगे, फिर बोलोगे हाँ ये जो है ये एप्पल है। ठीक है, तो बच्चे को पता चलेगा कि हाँ ये जो है ये सेब है। लेकिन जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, तो अगर आप कह भी देते हो कि हाँ सेब है, तो वो कल्पना करता है कि ये सेब ऐसा ऐसा दिखता होगा। ठीक है, तो मूर्त से अमूर्त की तरफ जाएगा, बट अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं होगा। तो ये भी गलत होगा। सरल से जटिल की ओर, यही आपका आंसर सही होगा, क्योंकि जनरल से जो है कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, कठिन की तरफ जाएंगे, यानी सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे, सरल से कठिन की ओर। क्योंकि सबसे पहले हम सरल चीज़ें सीखते हैं, जो हम बच्चे जो या फिर हम जो चीज़ें कनेक्ट कर पाते हैं पहले वो सीखते हैं। ये तो नहीं सबसे पहले कठिन सीख लेते हैं फिर जो इजी टॉक्स है, मतलब इजी इजी सीखते हैं, ऐसा तो नहीं है। तो सरल से जटिल की तरफ हो जाएगा, यानी सरल से हम जटिल की तरफ जा रहे होते हैं, एक एक स्टेप हमारा बढ़ता जा रहा होता है। अब ये तो नहीं एक साथ हमने पूरा कठिन जो वर्ड थे या फिर कठिन जो था वो सीख लिया, फिर धीरे धीरे सरल की तरफ जा रहे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसी वजह से आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा।
नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें कहा गया कि भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल का जो है काल कौन सा है, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए जो सेंसिटिव पीरियड है वो कौन सा है। बच्चा किस जो है पीरियड में, यानी किस जो है अवस्था में उसकी लैंग्वेज जो है बहुत अच्छी हो रही होती है, लैंग्वेज वो बहुत जल्दी एक्वायर कर रहा होता है, ये जो है यहाँ पर पूछा गया है। तो संवेदनशील काल कौन सा होता है, यानी सेंसिटिव पीरियड कौन सा होता है, ये जो है बताना है। तो पहला है आरंभिक बाल्यावस्था, या फिर मध्य बाल्यावस्था, या फिर जो है एडोलेसेंस होगा, या फिर प्री जो है जो यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था होगा, यानी सेंसरी मोटर अकॉर्डिंग टू पियाजे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए सिंपल सी बात है कि संवेदनशील जो काल होता है वो आपका आरंभिक अवस्था होगा, यानी कि आरंभिक बाल्यावस्था होगा, अर्ली चाइल्डहुड हो जाएगा। इसमें क्या होता है, बच्चे का सेंसिटिव पीरियड चल रहा होता है लैंग्वेज सीखने का। आप घर पे बैठकर अगर आप आपस में भी बात करो तो भी बच्चा आपकी चीज़ों को, आपकी लैंग्वेज को सीख रहा है, ठीक है। आपने देखा होगा छोटे बच्चे होते हैं, अगर वो कार्टून भी देख रहे हैं, जैसे कार्टून में बोलते हैं वो वैसे बोलने की कोशिश करेगा। घर में जैसे व्यक्ति जैसे बात कर रहे होंगे वो वैसे कॉपी करने की कोशिश करेगा, वो वैसे ही बोलने की कोशिश करेगा। तो जो आरंभिक बाल्यावस्था है यानी अर्ली चाइल्डहुड होता है, ये जो है काफ़ी सेंसिटिव पीरियड होता है लैंग्वेज को एक्वायर करने का। इसमें बच्चा बहुत तेज़ी से जो है भाषा को सीख रहा होता है। वो जो है 5 साल का बच्चा, वही कहते हैं वाइगोस्की, 5 साल का जो बच्चा है अगर आप उसको किसी दूसरे कंट्री में भेज देते हैं तो वो वहाँ की लैंग्वेज को बहुत जल्दी एक्वायर करेगा, क्योंकि उसका एलईडी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, नॉम चॉम्स्की ये कहते हैं। और हर व्यक्ति में जन्मजात क्षमता होती है भाषा सीखने की। तो 5 साल का जो बच्चा है वो जल्दी एक्वायर करेगा, बल्कि 15 साल के बच्चे की अपेक्षा। 15 साल का बच्चा भी सीखेगा बट टाइम लगेगा, लेकिन 5 साल का बच्चा जल्दी सीखेगा, क्योंकि क्या है, संवेदनशील पीरियड होता है, लैंग्वेज को एक्वायर करने का सेंसिटिव पीरियड माना गया है, ठीक है। तो ये आंसर आपका जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अर्ली चाइल्डहुड आपका होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें जो है कहा गया कि वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं क्या कहलाती है। ये जो है बताना है कि समाज में बच्चा जो है क्या सीख रहा होता है। समाजीकरण होगा, समायोजन सीखता है, या फिर समावेशन होता है, या फिर अनुकूलन होता है। तो बच्चा समाज में क्या अपनी भूमिकाएं सीख रहा होता है, किसके द्वारा, उसको कहते हैं समाजीकरण यानी सोशलाइजेशन। इसी के माध्यम से बच्चा अपनी समाज में क्या भूमिकाएं हैं, हमको लोगों से कैसे बात करनी है, कैसे समाज में रहना है, कैसे व्यवहार करना है, ठीक है, कैसे हमारे तौर तरीके होंगे, वो सब कुछ हम कहाँ से सीख रहे होते हैं, समाज से सीखते हैं। तो जो ये सीखा जाता है इसको क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन यानी समाजीकरण। आंसर आपका जो है वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें जो है कहा गया कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं, वह जो है उनमें वस्तु स्थायित्व की जो है योग्यता आ जाती है, यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस जो होता है वो आ चुका है, अचीव हो चुका है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसका आंसर 1 है और क्वेश्चन 2 है। आंसर तो 1 है बट क्वेश्चन घुमा दिया जाएगा तो आप घूमोगे, क्योंकि आप तो सोचोगे क्योंकि इसमें अचीव हो चुका है, या फिर आप सोचोगे कि जो ये सेंसिटिव पीरियड होता है इसमें तो अचीव नहीं होता है। लेकिन ये एक ही क्वेश्चन का और 2 क्वेश्चन का एक ही आंसर है। स्टार्टिंग के कुछ मंथ में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव नहीं होता है। जैसे कि सेंसिटिव पीरियड यानी सेंसरी मोटर स्टेज जो है वो क्या है, 0 से 2 वर्ष है, ठीक है, 0 से 2 वर्ष है। अब स्टार्टिंग के मान के चलिए 1 साल का जो बच्चा होता है, क्या वो चीज़ों को समझ पा रहा होता है। अगर छोटा बच्चा है वो खेल रहा है कोई खिलौना, अगर आप वो हटा देते हैं तो वो समझता है कि वस्तु जो है वो नहीं है, वो खेल लिया उसने, वो भूल गया। लेकिन वहीं पर जब बच्चा 1 साल के बाद यानी 12 महीने का हुआ, 15 महीने का हुआ, तो वो समझने लगता है कि जो वस्तु मैं जिस वस्तु के साथ खेल रहा था, जो खिलौना खेल रहा था, ये मेरे सामने नहीं भी है लेकिन ये है, कहीं ना कहीं है। तो बच्चे में क्या है, वस्तु स्थायित्व जो है यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस जो है वो अचीव होने लगता है। वो उसके लिए रोएगा, उसको ढूंढने की कोशिश भी करेगा, ठीक है। और स्टार्टिंग के जो 1 साल होते हैं यानी 8 महीने हुए, 9 महीने हुए, या फिर 10 महीने, उसमें क्या होता है, बच्चा नहीं ढूंढता है। वस्तु मिली, खिलौना मिला, उसने खेल लिया, आपने उठा करके कहीं रख दिया, बच्चा उसके लिए रोएगा नहीं, ना उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो जानता है कि जो वस्तु थी मेरे सामने वो नहीं है अब।
लेकिन जो वही 15 महीने का बच्चा जब होता है, 1 साल के बाद का जो बच्चा होता है, वो उसमें क्या ऑब्जेक्ट परमानेंस आने लगता है, वो वस्तु ढूंढेगा, वो खिलौना ढूंढेगा। तो ये जो आंसर है इसका क्या है, संवेदनशील पीरियड यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज होगा। ठीक है, तो आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत ध्यान रखिएगा, एक जो है कभी कभी पूछ लेता है कि कौन से काल में वस्तु स्थायित्व नहीं होता है, तो भी आपका सेंसरी मोटर स्टेज होगा। लेकिन कभी कभी पूछ लेता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव हो चुका है यानी योग्यता आ चुकी है, तो भी आपका यही आंसर होने वाला है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन से होगा। और कभी कभी पूछ लेता है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार बच्चा कौन सी स्टेज में करता है, तो भी आपका सेंसरी मोटर ही स्टेज होगा। जैसे कि छोटा बच्चा है, अगर वो बॉल के साथ खेला या फिर डॉल के साथ खेला या फिर कुछ और भी खिलौना है, तो अगर वो बच्चा यहाँ पर बैठा तो धीरे 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 घिसड़ के जाएगा वो उसके पास, उसको पाने की कोशिश करता है। तो इसको क्या कहा गया, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कहा गया। ये इसकी विशेषता है सेंसरी मोटर स्टेज की, ये भी आप ध्यान रखिएगा। बाकी अनुकरण करके तो सीख ही रहा होता है, जैसा आप एक्टिविटी कर रहे हो, जैसा आप व्यवहार करोगे, बच्चा धीरे धीरे वैसा ही आप करना शुरू कर देता है। देखा होगा वो अगर डोरेमोन भी देख रहा है जो है टीवी पे, तो आप वो ऐसी ही एक्टिविटी करेगा, वैसे ही बोलने की कोशिश करेगा। या फिर घर में कोई अगर व्यक्ति कुछ एक्टिविटी कर रहा है या कुछ अलग तरीके से बोल रहा है, तो बच्चा वैसे ही करने की कोशिश कर रहा होता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा 2 से 7 वर्ष का होता है, जो कि बड़ा हो चुका होता है। उसमें ये जो है अनुकरण करने की क्षमता जा चुकी होती है, वो अनुकरण नहीं करता बल्कि वो देख करके सीख रहा होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। इसमें जो है कहा गया कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो जो है रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है। ये कौन सी स्टेज की विशेषता बताई गई है, ये आपको बताना है। ये जीन पियाजे से क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, जब बच्चा मतलब कौन सी स्टेज पे होता है कि उसको लगता है कि जो मेरे पास जो चीज़ें हैं, जो वस्तु है, उन सब में क्या है, जान है। तो ये स्टेज होती है 2 से 7 वर्ष की उम्र में। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर बच्चा खेल रहा है, उसको मेज से चोट लगी या फिर उसको दीवार से चोट लग गई या फिर किसी भी चीज़ से उसको चोट लगी है, और अगर आप गए उसको एक थप्पड़ लगा दिया, तो वो खुश हो जाता है। उसको ये फील होता है कि हाँ, जैसे मुझे चोट लगी थी, मुझे पेन हुआ था, वैसे इसको भी हुआ है। यानी कि बच्चा इस स्टेज पे जो होता है, उसको लगता है कि मेरे पास जो भी वस्तु है उसमें जान है, जैसे मुझे पेन हो रहा है वैसे इसको भी हो रहा होगा। तो ये कौन से स्टेज की विशेषता है, ये जो है बताना है। तो जीववादी चिंतन है बच्चे में, या केंद्रीकरण। तो केंद्रीकरण नहीं है बच्चे में, ईगोसेंट्रिज्म नहीं है, क्योंकि वो अपने पर्सपेक्टिव को नहीं समझ रहा है, बल्कि उसको क्या लगता है कि मेरे आसपास जो भी चीज़ें उनमें जीव है, वो सूरज को जीव समझ रहा है क्योंकि वो रोशनी दे रहा है। क्यों केंद्रीकरण नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। वस्तु स्थायी तो आपका सेंसरी मोटर होता है, जो कि 0 से 2 वर्ष की उम्र होती है। तो आंसर आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन। और ये कौन सी स्टेज है, 2 से 7 वर्ष की उम्र में प्री ऑपरेशनल स्टेज की विशेषता है। बच्चे को लगता है मेरे पास जो भी वस्तु है उसमें जान है, सूरज हमको रोशनी दे रहा है तो इसमें भी जान है। ठीक है, आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। आपने देखा होगा अगर बच्चा खेल रहा है, उस सूरज की अगर किरणें पड़ रही हैं और अगर उसको कहीं किसी और भी चीज़ से चोट लगी है, अगर आप उसकी रोशनी जहाँ पड़ रही है, परछाई जिसको बोलते हैं, अगर वहाँ पे आपने हाथ से मारा तो उसको लगेगा कि यस, इसको चोट लग चुकी है, इसको भी पेन हो रहा होगा। तो आंसर क्या है, जीववादी चिंतन है बच्चे में। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। इसमें जो है कहा गया कि निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोस्की के द्वारा प्रतिपादित नहीं है, ये जो बताना है। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZPD होगा, स्कीमा होगा, पार्ड होगा यानी इसके फोल्डिंग होगा, या फिर सामाजिक अंतःक्रिया यानी सोशल इंटरेक्शन होगा, ये जो है आपको बताना है। तो क्वेश्चन जो है इसमें कहा गया कौन सा नहीं होगा। तो लेव वाइगोस्की में जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, स्कीमा, इसके फोल्डिंग और सोशल इंटरेक्शन ये तो है, लेकिन स्कीमा जो है ये नहीं है, क्योंकि ये किसकी थ्योरी में है, जीन पियाजे की थ्योरी में है, ना कि लेव वाइगोस्की की थ्योरी में। तो यही आपका आंसर होगा, सेकेंड ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि स्कीमा के बारे में जीन पियाजे ने कहा है, उनकी थ्योरी ही है संज्ञानात्मक यानी कॉग्निटिव, संज्ञानात्मक जो है थ्योरी यानी कॉग्निटिव स्किल पर है।
लेकिन लेव वाइगोस्की की जो थ्योरी है उसमें क्या है, ZPD भी है, इसके फोल्डिंग भी है, सामाजिक अंतःक्रिया भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांतों के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षणिक प्रणाली के लिए सही है, ये जो है बताना है क्वेश्चन नंबर 7 में। तो आंसर कौन सा होगा, पहला है विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करें, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना तथा अवांछनीय व्यवहार को सजा देना, ये भी आपको नहीं करना है। उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ व अवलंब देना, बिल्कुल सही बात है। आंसर आपका थर्ड ऑप्शन होगा, क्योंकि जो वाइगोस्की हैं उन्होंने अपनी थ्योरी में क्या कहा है, संकेत देना, हाफ सॉल्व क्वेश्चन, इसके फोल्डिंग, इसको उन्होंने महत्वपूर्ण माना, ना कि उन्होंने इनाम देना या फिर बच्चे को पनिशमेंट देना, ये उन्होंने महत्वपूर्ण नहीं माना। तो ये कहना गलत हो जाएगा। आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें कहा गया कि कोहलबर्ग से दिया गया है क्वेश्चन, इनकी थ्योरी का नाम है मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है, यानी फर्स्ट स्टेज। इन्होंने 3 स्टेज दी और इसमें जो चरण दिए वो हर एक स्टेज में इन्होंने 2 चरण दिए, ठीक है। इसी वजह से इनके 6 चरण होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है। तो नियमों को निश्चित और जो है निरपेक्ष रूप में देखना, तो आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट स्टेज पे जो बच्चा होता है वो नियमों का पालन कर रहा होता है, क्योंकि मम्मी ने ये कहा है तो मुझे ये करना है, टीचर ने मेरी टीचर ने ये होमवर्क दिया है तो मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि मैम का ये ऑर्डर है। बच्चा नियमों का पालन कर रहा होता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी दूसरों का स्नेह और अनुमोदन ये भी है, लेकिन ये सेकंड स्टेज पे आ जाएगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि बच्चा फर्स्ट स्टेज पे छोटा है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 9 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। इसमें कहा गया कि एक प्रगतिशील कक्ष में यानी कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में क्या होता है, ये जो है बताना है क्वेश्चन नंबर 9 में। तो पहला है बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाता है, तो ये भी आपका कहना गलत होगा, क्योंकि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में आप बच्चे को बाधित नहीं कर सकते, बल्कि क्या होता है प्रोग्रेसिव क्लासरूम में हर बच्चा एक्टिव होता है, टीचर भी एक्टिव होता है, दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं और कुछ एक्टिविटी के माध्यम से सीख रहे होते हैं, और हर बच्चे की नीड को ध्यान में रखा भी जा रहा होता है। तो ये कहना गलत होगा। बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं, बिल्कुल सही बात है। आंसर आपका सेकंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा, क्योंकि एक्टिविटी हो रही होगी, बच्चा उसमें इन्वॉल्व होगा और टीचर बच्चे की जहाँ पर भी ज़रूरत होगी वहाँ पर मदद कर रहे होंगे। तो आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। थर्ड में कहा गया कि बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका नामिनीकरण पृथक्करण बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आप बच्चे को लेबलिंग नहीं करोगे, जो है बच्चे को अलग थलग नहीं करोगे। बच्चे इनाम को पाने के लिए व सजा से बचने के लिए कार्य करते हैं, ये भी आपका नहीं होगा। आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 10। इसमें कहा गया कि निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन जो है हावर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था, ये जो है बताना है। तो हावर्ड गार्डनर ने जो बुद्धि दी है वो कितने दी है, 8 प्रकार की इन्होंने बुद्धि दी है, और हमको क्या है बस ओनली 8 प्रकार की ही बुद्धि पढ़नी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो पहला है सामान्य बुद्धि, या फिर भाषायिक बुद्धि, भौतिक बुद्धि, या फिर विशिष्ट बुद्धि। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है इसमें आंसर होगा 2 कि भाषायिक बुद्धि होती है। किस प्रकार की इन्होंने बुद्धि बताई है, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इन्होंने भाषायिक बुद्धि का वर्णन किया है, आंसर होगा सेकंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 11 पे। 11 में कहा गया है कि एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक यानी प्राइवेट स्पीच, खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, इसको प्रोत्साहित करना चाहिए या फिर हतोत्साहित कर देना चाहिए, नकार देना चाहिए, या फिर इसे इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंडित करना चाहिए कि बच्चे खुद से अगर बातचीत कर रहे हैं तो उनको पनिशमेंट आप दोगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है, फर्स्ट ही ऑप्शन होगा, क्योंकि आप इसको अप्रिसिएट करोगे, प्रोत्साहित करोगे, क्योंकि इसको क्या है वाइगोस्की भी अपनी थ्योरी में मानते हैं अच्छा प्राइवेट स्पीच को। उनका कहना ये है कि जब बच्चे खुद से बात कर रहे होते हैं तो अपने एक माइंड सेट को जो है एक डायरेक्शन दे रहे होते हैं, एक दिशा दे रहे होते हैं,
और वो अच्छे से अपना वर्क भी कर पाएंगे। जैसे आपने देखा होगा बच्चा अगर कुछ कर रहा है तो वो खुद से बात करेगा कि हाँ मेरी मैम ने अच्छा ये काम ऐसे नहीं ऐसे बोला था, अच्छा इसको हम ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। ये वो अपना दिमाग लगाएगा और खुद से बात करेगा। खुद से बात करना अच्छा माना जाता है क्योंकि बच्चा खुद से जब बात करता है तो खुद की जो सोच है उसको जो है नियंत्रित कर रहा होता है, समझ पा रहा होता है, खुद को एक डायरेक्शन दे रहा होता है, एक दिशा दे रहा होता है, जिसको जो है वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में अच्छा माना, ठीक है, प्राइवेट स्पीच को। और इसी को जो है यानी खुद से बात करने को जो जीन पियाजे जी हैं उन्होंने इसको ईगोसेंट्रिज्म माना कि बच्चा अहम केंद्रित है, वो खुद से बात कर रहा है, वो दूसरे वाले के बात को नहीं समझ पा रहा है, यानी दूसरे के पर्सपेक्टिव पर बच्चा ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चा अगर खुद से बात कर रहा है, प्राइवेट स्पीच का नाम दिया इन्होंने और कहा ये अच्छा होता है बच्चे के लिए, बच्चा खुद को डायरेक्शन दे रहा होता है, खुद को एक दिशा दे रहा होता है। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। इसको हमको अप्रिसिएट करना चाहिए, ना कि इसको नकारना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया कि मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसीलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है? जेंडर भूमिका में लचीलापन दर्शा रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 12 है। या फिर जेंडर समानता, तो समानता की तो बात नहीं है क्योंकि जो मोहन है वो खुल के कह रहे हैं कि हम लड़कियों की ड्रेस नहीं पहनेंगे क्योंकि हम लड़के हैं, हम लड़कियों की तरह क्यों दिखें, ठीक है। जेंडर गतिशीलता, ये भी नहीं होगा। जेंडर प्रारूप है आंसर आपका। जेंडर बाइसनेस दिखा रहे हैं, वो जो है कह रहे हैं कि हम एक लड़के हैं, हम लड़कियों की तरह कपड़े नहीं पहनेंगे। आंसर जो होगा वो आपका 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया कि एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले विद्यार्थियों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी एक क्लासरूम है और उसमें अगर 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे 30 प्रकार के होंगे। उनकी सीखने की जो क्षमता होगी, एबिलिटी जो होगी, वो क्या होगी, अलग अलग होगी। ज़रूरी नहीं कि 30 बच्चे एक साथ सीख जाएँ, फर्स्ट बार में ही सीख जाएँ, या फिर उनको जो है एक बार टीचर आया लेक्चर दे के चला गया उनको समझ में आ गया। जी नहीं, हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको ब्लैक बोर्ड से ही समझ में आता हो, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको फर्स्ट बार में ही समझ में आ गया होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, कुछ ऐसे होंगे जिनको कुछ ही समझ में ना आया होगा। वो तो बैठ के सोच रहे होंगे टीचर क्या बोल के चले गए। तो 30 बच्चे होंगे, उनकी जो एबिलिटी होगी, जो सीखने की क्षमता होगी, वो अलग अलग होगी। ये नहीं कह सकते कि सबकी क्षमता एक ही जैसी होगी, सब बच्चे एक साथ एक ही तरीके से सीख पाएंगे, ठीक है। तो इसको जो है प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये जो है बताना है क्वेश्चन नंबर 13 में। पहला है विभेदित निर्देश देंगे या फिर मानकीकृत निर्देश। जी नहीं, क्योंकि सभी के लिए आप एक जैसा रूल फॉलो नहीं करेंगे। 30 बच्चे हैं, 30 प्रकार के बच्चे हैं, तो सभी के लिए एक जैसा रूल फॉलो नहीं हो सकता। उद्दीपन होगा या फिर अनुबंधन, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि 30 बच्चे हैं तो 30 प्रकार की थिंकिंग होगी, तो हमको 30 प्रकार तरीके का प्रयोग करना है। जो बच्चा जिस हिसाब से सीख पा रहा है, जैसी उसकी नीड है, उसको हमको ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार उसके साथ एक्टिविटी करनी है जिससे उसकी लर्निंग बेहतर हो पाए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। जैसे मान के चलिए कुछ बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम है, वो लिख नहीं सकता, या फिर वो लिख सकता है बट फास्टली नहीं लिख पा रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको एक्स्ट्रा टाइम दोगे। जैसे कि आप जब सीटेट का फॉर्म अप्लाई करोगे तो उसमें पूछता है किसी भी प्रकार की आपको एबिलिटी तो नहीं है। ये इसलिए पूछा जाता है कि अगर ऐसा कुछ है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्लासरूम में भी ये जो है फॉलो करना है कि जब आपको एग्ज़ाम में जो है एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है, इसको ध्यान में रखा जाता है, तो आपको क्लास में तो फॉलो करना ही चाहिए। अगर बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी नीड के अनुसार आपको मदद करनी होगी। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है 14। इसमें कहा गया कि सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है। ये जो है बताना, यानी इवोल्यूशन जो होता है इसका क्या जो है तरीका होता है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा? पहला है वस्तुनिष्ठ जो है प्रत्याहन आधारित परीक्षाएं। जी नहीं। सहयोगात्मक परियोजनाएं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब मूल्यांकन होता है इसमें लर्निंग में क्या है, आपको हेल्प मिल रही होती है, एक सहयोग मिल रहा होता है, आपको समझ में आ रहा होता है कि हाँ जो लर्निंग हो रही है वो कहाँ तक प्रोग्रेस कर पा रही है, कहाँ तक प्रोग्रेस नहीं कर पा रही है, कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है और किसके द्वारा प्रॉब्लम हो रही है, छात्र के द्वारा हो रही है, टीचर के द्वारा हो रही है, फिर उसमें सुधार किया जाता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन। मानकीकृत परीक्षाएं बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि सभी के लिए आप एक जैसा रूल फॉलो नहीं करेंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला है 15। इसमें कहा गया कि
शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ाने के लिए इसे संशोधित करना। बिल्कुल सही बात है, आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपके गलत हो जाएंगे। यानी रिकॉर्ड और रजिस्टरों को पूरा करना, जी नहीं। कक्षा में जो है सामान्य योग्यता वाले समूह बनाने के लिए, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्लास में आप समूह नहीं बनाओगे कि हाँ गिफ्टेड बच्चे एक इसमें आ जाएंगे, जो डम बच्चे हैं वो इस ग्रुप में रहेंगे। आपको क्लासरूम में ऐसा नहीं करना है। आप अगर जानते हैं कि हाँ क्लासरूम में 30 बच्चे हैं, कुछ बच्चे होंगे जो गिफ्टेड होंगे, तो आपको अपने अंदर रखना है। बच्चे के अंदर आप मतलब बच्चों के बीच आप ये बिहेव नहीं करोगे कि हाँ ये बच्चा बहुत अच्छा है पढ़ने में, दूसरा बच्चा पढ़ने में अच्छा नहीं है, ऐसा आप नहीं करोगे। आप अपने अंदर रखोगे। आपको पता है, बहुत अच्छी बात है, एक टीचर के रूप में पता भी होना चाहिए, लेकिन आप बच्चों के साथ ऐसा मिसबिहेव नहीं करोगे। आंसर जो होगा वो आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिए। कल भी हम लोग 15 क्वेश्चन करने वाले हैं। ये क्लास 3 बजे होती है, तो डेली ज्वाइन करिएगा। 5 बजे की क्लास में, कल की क्लास में हम लोगों ने PYQ क्वेश्चन किए हैं, जिसमें हमने हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी दोनों के क्वेश्चन किए हैं, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी चैप्टर वाइज भी क्लासेस मिल रही हैं, तो वो भी आप लोग ज्वाइन करिएगा। संडे को PYQ करते हैं क्वेश्चन पेपर 2 के लिए, और बाकी थ्योरी क्लासेस चलती हैं। 3 बजे हम लोग PYQ कर रहे हैं, क्योंकि बहुत जल्द हम लोग कंटेंट क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको टीचिंग से रिलेटेड सारी ऑफिशियल अपडेट भी टाइम से मिल जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।